Episode number 3266. Title: Mysterious Green Sword. भेड़ ने 9 सिर वाले राक्षस के पैर पकड़ रखे थे। जब वह आंखें बंद करके फर्श पर लेटा था तो वह चिल्लाया, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि 9 सिर वाले राक्षस की विशाल मुट्ठी वास्तव में उस पर नहीं पड़ी थी। वह अभी भी 2 इंच दूर थी, लेकिन नीचे नहीं आई थी। उससे कुछ ही दूरी पर मयंक मनचंदानी फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। वह जमीन को पकड़े हुए था। उसके एक हाथ में एक छोटी हरी तलवार थी। छोटी तलवार और मयंक मनचंदानी हरी लौ से चमक रहे थे। इसने 9 सिर वाले बीस्ट की मुट्ठी को रोक दिया। तभी मयंक मनचंदानी ने एक अलग भाव से अपना सिर ऊपर किया और ठंडे स्वर में पूछा, तुमने किसे डरपोक कहा? तुम जैसे लोग। मयंक मनचंदानी की यह बात सुनकर 9 सिर वाला राक्षस जम गया। उसे लगा कि मयंक मनचंदानी के शरीर से एक डरावनी तलवार हवा निकलकर हमला कर रही है। वह कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे मयंक मनचंदानी जमीन से उठ गया। वह छोटी हरी तलवार पकड़े हुए था। उसका चेहरा बहुत ठंडा था। उसने जो डर और कमजोरी पहले दिखाई थी, वह सब गायब हो गई थी। वह अब बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। कच्चिक 9 सिर वाले राक्षस की भुजाएं, जो मयंक मनचंदानी और भेड़ को मारने वाली थी, उनमें से तलवार की हवा उसे चीरते हुए निकल गई, जिससे उसका एक हाथ कट गया। 9 सिर वाला राक्षस चीख उठा। उसके टूटे हुए हाथ से खूनी लाल पानी का फव्वारा सा बह रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। 9 सिर वाले राक्षस के सभी सिर एक साथ दहाड़ने लगे। 9 अलग अलग शक्तियां एक साथ इकट्ठी हुईं। एक और मुट्ठी ने 9 बुरी रोशनी तैनात की। उन्होंने पागलों की तरह मयंक मनचंदानी पर मुक्का मारा। मयंक मनचंदानी ने छोटी हरी तलवार को जाने दिया। उसने छोटी तलवार को अपने सामने तैरने दिया। उसने छोटी हरी तलवार से निकलने वाली डरावनी शक्ति को नहीं देखा। एक आदमी और एक तलवार हिलते नहीं थे। जैसे जैसे 9 बुरी रोशनियां करीब आ रही थीं, मयंक मनचंदानी ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। लेकिन छोटी हरी तलवार ने भिनभिनाने वाली आवाज निकाली। इसने एक अजीब तलवार की आवाज निकाली। यह एक हरे मोर में बदल गया, जो सीधे मयंक मनचंदानी की ओर बढ़ गया। बूम! मयंक मनचंदानी पर 9 बुरी रोशनियां फूट पड़ी। चारों ओर सब कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत हुआ। 9 बुरी रोशनियां बिखर गईं। भेड़ मयंक मनचंदानी के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। 9 रोशनियों के बीच एक हरा रंग फैलता जा रहा था। 9 बुरी रोशनियां पास नहीं आ पा रही थीं। जैसे ही 9 बुरी रोशनियां फीकी पड़ गईं, मयंक मनचंदानी अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह खड़ा था। वह सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर सुंदर हरे पंखों वाले कपड़ों से सजा हुआ था। वह एक गर्वित हरे मोर की तरह था। मयंक मनचंदानी ने आसमान की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, मैं वापस आ गया हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? 9 सिर वाला अजीब राक्षस दहाड़ता हुआ बोला। उसने मयंक मनचंदानी पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाए। मयंक मनचंदानी ने शांति से 9 सिर वाले राक्षस को देखा, जिसके निरर्थक प्रहारों से कुछ हासिल नहीं हो सका। उसके पंखों वाले कपड़ों से कई मोर के पंख निकले हुए थे। वे कई हरी तलवार की रोशनी में बदल गए। 9 सिर वाले राक्षस की 9 बुरी रोशनियां फिर से आ गई, लेकिन उसे फिर से एक हरे प्रकाश ने छेद दिया। 9 सिर वाले राक्षस ने चाहे जितनी भी 9 बुरी रोशनियां छोड़ी हों, हर बार वही परिणाम हुआ। इसके अलावा समय बीतने के साथ मयंक मनचंदानी के शरीर पर मोर के पंख और भी ज्यादा लग गए। 9 सिर वाला राक्षस उसे रोक नहीं पाया। एक हरे रंग की तलवार की रोशनी अचानक उसके सिर में घुस गई और उसे काट दिया। उसे भी रोका नहीं जा सका। लेकिन सिर काटने के बाद भी वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर तुरंत ही वापस हो गया।
9 सिर वाला राक्षस पागलों की तरह दहाड़ने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें चीर डालूंगा। उसके बाद 9 सिर वाले राक्षस ने अपना सिर उठाया। वह मयंक मनचंदानी पर कूदने वाला था। मयंक मनचंदानी ने अपनी आंखें मूंद ली। मोर के पंख उसके पीछे सीधे पंक्तिबद्ध थे। वह 9 सिर वाले राक्षस की ओर बढ़ते हुए तलवार की रोशनी से भरा आकाश बन गया। पेंग पेंग पेंग। 9 सिर वाले राक्षस ने अपनी मुठियां घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तलवारों की और भी ज्यादा धारें उसके शरीर और सिर में घुसती चली गईं। अचानक उसका शरीर और 9 सिर फिर से काट दिए गए। 9 सिर वाले राक्षस का विशाल शरीर खून के धुंध में बदल गया, जिससे वह खुद को फिर से ठीक नहीं कर सका। अरे वाह, ये व्यक्ति जो न तो लड़का है और न ही लड़की, इतना ताकतवर है। भेड़ का मुंह इस तमाशे को देखकर विस्मय से खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मयंक मनचंदानी, जो इतना नेक दिखने वाला मोर था, वही मयंक मनचंदानी था जो हमेशा कमजोर रहता था। वह बस इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। वह उसे पूरे दिन रोते हुए देखने का आदी हो चुका था। चलो चलते हैं, अब हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मयंक मनचंदानी के शरीर के पंख पंख बन गए थे। उसने अब अपने शरीर को उड़ने के लिए तैयार किया। अचानक वह एक हरे रंग की रोशनी में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। भेड़ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने मयंक मनचंदानी की दिशा में देखा और चिल्लाया, मेरा इंतजार करो, मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन तभी एक हरा मोर पंख नीचे तैरता हुआ आया। ये देखकर भेड़ डर गया। उसे लगा कि मयंक मनचंदानी उसे भी मार डालेगा। मोर पंख भेड़ के पास रुक गया। वह एक कर्व शेप में मुड़ गया और भेड़ को ऊपर उठाकर अंतरिक्ष में तेजी से दूर ले गया। अचानक वह आकाश में उड़ गया। वेरी हाई और मिरर लेक में कई कुलीन लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आउटर स्काई में ब्रेक वर्ल्ड के कई बीस्ट दिखाई दे रहे थे। वे अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वही गॉड स्लेयर दयालु किसन आगे बढ़ा। उसके पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे वे कमल के फूल पर चल रहे हों। उसने फीनिक्स जैसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट की पीठ पर कदम रखा। चाहे वह अजीब पक्षी कैसे भी उड़े, दयालु किसन व्यावहारिक रूप से उसकी पीठ से चिपका हुआ था। वह लाइव सोल बीस्ट अपने ऊपर बैठे सवारी को हिला नहीं सका। यद्यपि दयालु किसन ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को हरा नहीं सका, लेकिन ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट भी दयालु किसन को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। दयालु किसन ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि रेशम कीट का काम अब पूरा हो चुका है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर की जंजीरें खुल गई हों। इससे दयालु किसन के शरीर को छूना मुश्किल हो गया। वह फीनिक्स जैसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का पीछा कर रहा था जो आसमान में उड़ रहा था। वही किंगडम वाले यूनिवर्स के 7 किंगडमों में बहुत से ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट थे। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट की संख्या जीनो यूनिवर्स पर आक्रमण करने वाले बीस्टों की संख्या से कम थी। फिर भी 7 किंगडमों को काफी नुकसान हो रहा था। सौभाग्य से 7 किंगडमों में अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन लोग थे। इसके अलावा वे गॉड स्प्रिटों में विश्वास करते थे। उनके पास गॉड स्प्रिटों की सुरक्षा थी। वहां हालात उतने बुरे नहीं थे जितने कि जीनो यूनिवर्स में थे। वहां की लड़ाइयां इतनी विनाशकारी नहीं थीं। वीर ने पहले तो स्पेस गार्डन में वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह वहां जाए उससे पहले अचानक एंशिएंट डेविल उसके सामने आ पहुंचा। वीर, क्या तुम 33 स्काइज में जाने में रुचि रखते हो? एंशिएंट डेविल जानता था कि वीर वहां है। यही वजह थी कि वह उसकी तलाश कर रहा था। मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। ये कहने के बाद वीर ने जाने के लिए खुद को तैयार किया। एंशिएंट डेविल ने पूछा, अगर हम मुख्य और रिवर्स यूनिवर्सल ट्रैक को फिर से एक साथ नहीं रखते हैं,
तो तुमको क्या लगता है कि तुम कितने ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को मार पाओगे? इसके अलावा लाइफ सोलों के लक्ष्य केवल जेनोजेनिक्स नहीं हैं, वे तुम्हारे परिवार और दोस्तों पर भी कब्जा कर सकते हैं। क्या तुम उन्हें भी मारने जा रहे हो? वीर ने एंशिएंट डेविल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वह जानता था कि एंशिएंट डेविल सही था, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अकेले ही सभी जीवों को नहीं मार सकता था। वह उन सभी को सुरक्षित नहीं रख पाएगा जिनकी वह परवाह करता है। एंशिएंट डेविल ने आकाश में ब्लैक होल को देखते हुए कहा, यदि मैंने सही अनुमान लगाया है तो स्काई किंग अवश्य जाग गया होगा। स्काई किंग का इतिहास क्या है? वीर ने अनुमान लगाया कि इसका स्काई किंग से कुछ लेना देना हो सकता है। उसने अभी अभी दुनिया को तोड़ा था, फिर भी वह सोल्जर नाइफ स्काई में स्थित कई हथियार जीन रेस का इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही एंडरसन सैनी को उसकी इतनी जरूरत थी कि इसका कुछ मतलब तो जरूर था। वीर के लिए कुछ भविष्यवाणियां और निर्णय लेना ही काफी था। उस समय गॉड क्योस पार्टी ने जीनो हॉल को गिरा दिया था, एंशिएंट डेविल ने कहा। अंत में अंतिम गॉड हॉल लीडर ने यूनिवर्स को सफलतापूर्वक रीबूट किया। ऐसा करने के परिणाम बिल्कुल भी सही नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसा करना बेकार था। किंगडम वाले यूनिवर्स के यूनिवर्सल नियम बहुत टूटे हुए हैं। दो यूनिवर्सों के बीच बफर जोन 33 स्काइज में विभाजित हो गया था। यह अचानक नहीं हुआ, पुराने लीडर ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका क्या मतलब है? वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एंशिएंट डेविल मुस्कुराया और बोला, गॉड स्प्रिटों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक नया आदेश बनाया जाना चाहिए जो इसे अपने नियंत्रण में ले सके। 33 स्काइज नए भगवान की दुनिया है जो पुराने लीडर चाहते थे। जीनो हॉल के नष्ट होने के बाद 33 स्काइज दोनों यूनिवर्स के बीच केंद्र बन जाएगा और सभी जीवित चीजों के बीच पुनर्जन्म की प्रक्रिया को यहीं से नियंत्रित किया जाएगा। ये हर चीज से परे होगा। तुम यहीं रुको। वीर ने एंशिएंट डेविल को आगे बात करते रहने की अनुमति नहीं दी। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ, इसलिए वह वहां से टेलीपोर्ट हो गया। जब वीर का शरीर टेलीपोर्ट होना बंद हो गया तो वह स्पेस गार्डन में था। उसके प्रोफेसर मंत्रा के आभा ने पूरे स्पेस गार्डन को ढक लिया। इसकी सभी छवियां जीवंत हो उठी। ये वह समय था जब बड़े सांप ने रूही पर हमला किया। वीर उसे उसी वक्त बचाने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि काव्या ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का रूप धारण कर लिया और बड़े और खूनी सांप को खत्म कर दिया। ये जानते हुए कि वे दोनों ठीक हैं, वीर ने खुद को टेलीपोर्ट करके बेस के बाहर ले गया।